नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकॉल्टिस्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर आपको मिलेगा आप अपनी केमिस्ट्री की हर समस्या का समाधान। क्लास 12 के बच्चों के लिए आज लेके आया हूं अध्याय 11 हेलो एल्केन। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हेलो एल्केन में अब हमें आगे क्या सीखना है। आइए प्लीज वेलकम। हम पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको उपलब्ध कराया था उसमें हमने हेलो एल्केन का परिचय प्राप्त कर लिया है, हेलो एल्केन के नामकरण को समझ लिया है, हेलो एल्केन बनाने की प्रमुख विधियों को जान लिया है। तो इतनी चीजें उम्मीद करता हूं वीडियो आपने देख लिया होगा और आप उन चीजों को समझ गए होंगे। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस आई बटन पर क्लिक करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के थ्रू जाके आप मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम आज उसके आगे की बात को शुरू करने वाले हैं, लेकिन उस बात को शुरू करने से पहले यूट्यूब की परंपरा को आपको निभाना होगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से सब्सक्राइब यहां डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको प्लीज आप प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको मिल जाए। इस वीडियो में आपको कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हेलो एल्केन्स के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरे भौतिक एवं रासायनिक गुण समझ में आ जाएंगे। दोनों ही प्रकार के गुणों पर जब हम बात करते हैं तो आपको पता होता है कि भौतिक गुण किसे कहते हैं, रासायनिक गुण किसे कहते हैं। भौतिक गुण से तात्पर्य ऐसी चीजों से होता है जिनको हम बाहरी रूप से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहरी रूप से जिनको समझ सकते हैं, एवं रासायनिक गुणों से तात्पर्य उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है। तो एल्किल हैलाइड जो हम पढ़ के आए थे, आपको पता है कि जो एक एल्किल मूलक होता था जिसे हम आर से लिख लिया करते थे, आर यहां पर एक प्रतीक था जो किसी भी एल्किल मूलक को रिप्रेजेंट करता था। एल्किल मूलक 1 कार्बन वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला कोई भी हो सकता था, उनको सामूहिक रूप से आर के द्वारा व्यक्त करते थे। और साथ में हैलोजन के लिए हम एक्स इस्तेमाल कर लेते थे। एक्स से तात्पर्य होता था कि हैलोजन परिवार का कोई सदस्य। हैलोजन परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन होते हैं, लेकिन इनमें से फ्लोरीन और एस्टाटीन कुछ अलग प्रॉपर्टीज के कारण उनको हटा लेते हैं। बाकी 3 चीजें हमारे पास बच जाती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उनको सामूहिक रूप से एक्स के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। इस प्रकार का जो यौगिक बनता है वो एल्किल हैलाइड कहलाता है। तो इस एल्किल हैलाइड की जो पूरी काफी डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। तो इसके अंदर जो भी भौतिक गुण हैं, इसमें जो जो इसकी क्वालिटीज होती हैं, उनके बारे में आज हम जान रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं विलेयता। विलेयता से तात्पर्य होता है पानी के अंदर घुलने की शक्ति या किसी चीज में घुलने की शक्ति। जनरली हम विलेयता की जो बात करते हैं वो हम जल के संदर्भ में करते हैं कि कोई चीज पानी में कितना घुल रही है। तो जब एल्किल हैलाइड की जल में विलेयता की होती है तो ये जल में अविलेय हैं। एल्किल हैलाइड जो होंगे पानी के अंदर घुलते नहीं हैं, स्वभाव इनका ध्रुवीय होता है, लेकिन उसके बाद भी ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। और क्यों नहीं घुलते हैं उसका कारण, ये कारण आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि एल्किल हैलाइड जल में अविलेय हैं, क्यों। उस क्यों का उत्तर आपको देना है। तो यहां पर क्यों का उत्तर यह है कि एल्किल हैलाइड जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। एल्किल हैलाइड के जो अणु हैं, मतलब RX ये जो लिखा है, इसके जो अणु हैं ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। जल जो होता है, जल की संरचना यदि मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से होती है HOH। ऐसे जब आप किसी पात्र में जा रहा है तो कई सारे जल के अणु ऐसे वहां पर उपस्थित होंगे जिनका सबका कॉम्बिनेशन यही होगा, लेकिन इनके बीच में आपस में ऐसे हाइड्रोजन बंध होते हैं। इन हाइड्रोजन बंधों के द्वारा पूरा जल आपस में जुड़ा होता है। जल के जितने भी अणु हैं वो सब आपस में जुड़े होते हैं। तो अब कोई चीज जल के अंदर कब घुलेगी, जब या तो उसके अंदर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की शक्ति होनी चाहिए, वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध को स्थापित कर पाए, तब घुलेगी। यदि ऐसा नहीं कर पा रही है तो इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने की शक्ति होना चाहिए, इनको तोड़ पाए तब वो घुलेगी। एल्किल हैलाइड के अणु होते हैं ये दोनों ही काम नहीं कर पाते हैं, ना वो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध स्थापित कर पाते हैं और ना उसके हाइड्रोजन बंधों को तोड़ पाते हैं। इसलिए एल्किल हैलाइड के अणु जल में कैसे हो जाते हैं, अविलेय हो जाते हैं। पहला भौतिक गुण यहां पर हो गया। अब दूसरे भौतिक गुण की बात करते हैं, घनत्व। घनत्व मतलब कितना स्थान वो घेरेंगे। तो एल्किल ब्रोमाइड, अब एल्किल देखो यहां पर RX मैंने लिखा हुआ है, इस X का मान जो हो सकता है, X यहां पर हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, X बराबर क्लोरीन हो सकता है, X बराबर ब्रोमीन हो सकता है, X बराबर आयोडीन हो सकता है। इन 3 में से कोई भी X होगा। तो यदि यहां पर RBr है तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड ये दोनों जल से भारी होते हैं, जल
जल की तुलना में इनका वजन ज्यादा होता है, और जो क्लोराइड वाले होते हैं वो जल से कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। तो यदि क्रम को आप देखेंगे तो इनके बीच का जो क्रम होगा, एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा, एल्किल ब्रोमाइड उससे कम, और एल्किल क्लोराइड सबसे कम। इस सीक्वेंस में इनका घनत्व पाया जाता है। अगली चीज पे बात करते हैं जो है क्वथनांक। क्वथनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, बाष्पित होने लगता है, एक सामान्य सी परिभाषा। और डिटेल में यदि क्वथनांक को समझना है तो मेरा एक वीडियो डाला हुआ है विलियन पार्ट का, वहां पर क्वथनांक और क्वथनांक में उन्नयन वगैरह इनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस वीडियो के अंत में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से उसे भी देख सकते हैं। तो क्वथनांक में इसके जो प्रारंभिक सदस्य हैं, प्रारंभिक सदस्य तात्पर्य क्या होगा, शुरुआती, मतलब जैसे जब हम RX या एल्किल हैलाइड को बनाने की कोशिश करेंगे तो ये R जो शुरू होगा तो एक कार्बन 2 3 4 इस प्रकार से होंगे। तो जो शुरुआत वाले 1 और 2 कार्बन वाले 3 वाले जो शुरुआती सदस्य होंगे वो सब कैसे होंगे, जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, ये सब गैस होते हैं। मेथिल आयोडाइड सुगंधित द्रव होता है, और इसके बाद के इनसे हटके जो बाकी के पूरे मेंबर्स होंगे वो सब ठोस होते हैं। और इनके जो क्वथनांक का मान होता है वो संगत एल्केन से उच्च होता है। संगत एल्केन से क्या तात्पर्य, उसको समझ लेना। मान लीजिए कि मैंने कहा मेथिल क्लोराइड तो CH3Cl, अब इसकी संगत एल्केन कौन सी होगी, यहां पर कितने कार्बन वाला एल्किल मूलक है, ये 1 कार्बन वाला, तो 1 कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, मेथेन, तो इसकी संगत एल्केन कहलाएगी मेथेन। तो इसके जो क्वथनांक का मान होगा वो किससे ज्यादा होगा, संगत एल्केन से, मतलब मेथेन का जितना क्वथनांक होगा उससे इसका मान ज्यादा होगा। तो ये इतने भौतिक गुण हैं, इनको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। इनमें से एक आध प्रश्न आने की संभावना एग्जाम में होगी, और जनरली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न वही है कि एल्किल हैलाइड जल में अविलेय हैं, क्यों, इसका उत्तर शायद आपसे पूछ लें वार्षिक परीक्षा में, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब अगली चीज पे चलते हैं हम, रासायनिक गुण। चलिए, तो रासायनिक गुणों में जब हम बात करते हैं, रासायनिक गुण से तात्पर्य होता है कि कोई चीज रासायनिक रूप से किस प्रकार की अभिक्रियाएं कर रही है, किसी दूसरे केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, इन सब बातों को जानना। तो हम जो एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुणों को देखते हैं, उनको 3 भागों में हमने वर्गीकृत कर दिया है। जो अभिक्रियाएं होती हैं वो पहली जो है वो नाभिक स्नेही या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया को जानना है। दूसरी अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया, तीसरी धातुओं के साथ क्रिया। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा कि किस प्रकार, जैसे धातुओं के साथ, तो किस धातु के साथ क्या होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं, और साथ में उनके कुछ एग्जाम्पल पे भी बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SN1 अभिक्रिया पर। तो SN1 अभिक्रिया क्या होती है, देखो पहला इसका जो नाम है उसी को देख लें, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन से तात्पर्य होता है किसी के द्वारा किसी को हटा देना, ये प्रतिस्थापन हो गया। नाभिक स्नेही मतलब नाभिक से स्नेह करने वाला। एक परमाणु की संरचना जब आप पढ़ते हो तो परमाणु की संरचना में उसका नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कोई भी चीज नाभिक की तरफ आकर्षित ज्यादा रहेगी तो वो नाभिक स्नेही वाली स्थिति बनती है, और प्रतिस्थापन मतलब किसी को हटा दिया जाए। तो जो SN1 वाली अभिक्रियाएं होंगी, इनमें क्या होता है, ये 2 स्टेप में होती हैं, 2 पद में अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। पहली स्टेप में क्या होगा, RX, ये केवल बेसिक समझा रहा हूं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। RX ये पहली स्टेप हो गई, ये स्लो होती है, मंद रूप में होती है। RX यहां पर क्या है, RX यहां पर एल्किल हैलाइड के लिए लिख रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। R का मान यहां पर कोई भी एल्किल मूलक हो सकता है, X का मान यहां पर कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो पहली स्टेप में ये टूट जाएगा, R ये धनायन वाली स्थिति और X ये ऋणायन वाली स्थिति हो जाएगी। ये जो धनायन बनेगा इसको कार्बोकैटायन भी कहते हैं। ये 11वीं क्लास में आपने इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा, कार्बोकैटायन भी इसको कहेंगे। अब हम चलते हैं, ये तो पहली स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप वाली बात करते हैं। पहली स्टेप में क्या हुआ, केवल जो एल्किल हैलाइड है वो कार्बोकैटायन में टूट गया और ये अभिक्रिया काफी स्लो हुई। दूसरी वाली जो होगी वो काफी तेजी के साथ होगी, और इसमें जो R होगा ये OH मतलब हाइड्रोक्सिल नेगेटिव वाले के साथ जुड़ जाएगा। ये सेकेंड स्टेप होगी और ये तीव्र होगी, और यहां पर क्या बन जाएगा, ROH मतलब एल्कोहल यहां पर बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है SN1 अभिक्रिया। ये व्यवहारिक अभिक्रिया नहीं है, ऐसी R के साथ कुछ होती हुई नहीं दिखेगी। ये सिद्धांत है, उसका सूत्र जैसा समझ लें आप, फिर इसके आधार पर इसके कई उदाहरण को हमको देखना है।
तो ये SN1 प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई। अब दूसरी अभिक्रियाओं की बात करेंगे जो होती हैं SN2 प्रकार की अभिक्रियाएं। यहां पर यह अभिक्रिया 2 पद में हो रही थी। SN2 अभिक्रिया की जब आप बात करोगे तो ये 2 पद में ना होकर एक ही पद में होगी। स्टेप तो 2 होंगी इसमें, लेकिन ये वास्तव में एक ही पद में होती है। पहले क्या होगा, जो एल्कोहल मूलक है, हाइड्रोक्सिल मूलक है, वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा। HO मैंने लिखा, ये नेगेटिव चार्ज होता है, R और X मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये एल्किल हैलाइड है, ये हाइड्रोक्सिल मूलक है। तो जब पहली बार में जो होगा तो ये सब कुछ आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ना मतलब जब सब कुछ इकट्ठा हो जाता है तो हम कह देते हैं एक संकुल बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जुड़ने की स्थिति को दर्शाने के लिए HO, ये R, ये X, ये जो स्थिति हो गई, ये पूरा क्या बन गया, इसको कहेंगे संकुल। संकुल मतलब सबका इकट्ठा हो जाना। तो पहली स्टेप में क्या होता है, संकुल बन जाता है, पूरा सब इकट्ठा हो जाता है। ये क्रिया स्लो होती है संकुल बनने वाली, और इसके बाद वाली जो स्टेप होगी वो तेजी के साथ होगी और वो ही बन जाएगा जो पहले वाले में बन रहा था। मतलब ये ROH एल्कोहल, उसके आगे ये जाएगा, ये बन जाएगा, साथ में X अलग हो जाएगा। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी वो SN2 लेवल की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे अभी आगे। तो आप SN1 SN2 अभिक्रियाओं की डेफिनेशन समझ गए होंगे, इनको आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद आपको SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर को देखना है। ये बुक में एक टेबल बनाकर छपे हुए होंगे, तो आप वहां से इसको देख लेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आती है, यदि कोई बात समझ में नहीं आएगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट टाइप कीजिए, मैं आपको उसका आंसर वहां पर देने का प्रयास करूंगा। तो अब चलते हैं हम कुछ उदाहरण की तरफ। सबसे पहले देखते हैं हम जलीय क्षारों के साथ क्रिया। जलीय क्षार, अब ये जो अभिक्रियाएं हम कर रहे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जलीय क्षार के साथ जो क्रिया हो रही है, अब आपको करना क्या है, मैं यहां पर लिखूंगा, आप देखेंगे सुनेंगे, इसी के साथ आप भी कॉपी पर लिख के देखना उस अभिक्रिया को। जब आप उस अभिक्रिया को लिखोगे तभी आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये किसकी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, किसके गुण पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड के पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम अभिक्रियाओं को लिखेंगे तो हर जगह शुरुआत RX से होगी, क्योंकि इसका गुण है। अब हमको चाहिए जलीय क्षार। क्षार मतलब वो चीजें जिनके साथ क्रियात्मक समूह OH होता है। ये NaOH लिख दिया। जब NaOH किसी क्षार धातु के साथ होगा तो वो क्षार कहलाएगी। अब Na लिख सकता हूं, पोटेशियम लिख सकता हूं, कैल्शियम हो सकता है, कोई भी यहां पर क्षारीय धातु यहां पर हमें लेना है। तो ये कैसा रहेगा, जलीय क्षार होगा। जलीय के लिए मैं AQ लिख दिया, मतलब एक्वेटिक। अब क्रिया को आगे कराते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब किसी के द्वारा किसी को हटा देना। तो इस X को ये OH यहां से प्रतिस्थापित करेगा और स्थिति क्या बनेगी, ROH, और वो जो X था वो जाके इस Na के साथ चला जाएगा। ये सैद्धांतिक अभिक्रिया कहलाएगी। सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार से होती है। अब यदि मैं वास्तविक किसी अभिक्रिया को देखूं, देखो हर अभिक्रिया को जब भी हम लिखेंगे तो एक उसका इस प्रकार से समीकरण होता है, दूसरा उसका एक वास्तविक समीकरण होता है। वास्तविक समीकरण क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं इसी के लिए लिखता हूं, वहां पर हर चीज की वैल्यू होगी। R मैंने यहां पर CH3 लिया, X की जगह मैंने Cl ले लिया, नाम हो गया मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। इसके साथ मैंने जलीय क्षार लिया, NaOH लिया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब जो बनने वाला है CH3 और OH, तो ये बन गया मेथिल एल्कोहल प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। ये वास्तविक अभिक्रिया हो गई। तो इस प्रकार से आप भी एक बार जरूर लिखें। और दूसरा काम जो आपको करना है महत्वपूर्ण, जब भी आप इस रिएक्शन को लिखेंगे, इनके नीचे इनके नाम आप जरूर लिखना। इस चीज को अपनी आदत में शामिल करना, क्योंकि नाम लिखना जरूरी होता है। और जब बार बार आप नाम को लिखेंगे तो दूसरा फायदा ये होगा आपको कि आपको नाम भी याद होने लगेंगे, आप कई सारे यौगिकों को पहचानने लग जाएंगे। तो ये एक अभिक्रिया हो गई जलीय क्षार के साथ। दूसरी अभिक्रिया की अब हम बात करते हैं। अब हम क्रिया करा रहे हैं सोडियम एल्काक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है, सोडियम एल्काक्साइड। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग को इनके सूत्र पता नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या है, आप इनके नामों को जरा ठंडे मन से बिल्कुल यदि आप उच्चारित करेंगे, आप बोलेंगे, तो आपको उसका सूत्र भी मिल जाएगा। सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया कराना है। किसकी कराना है, किसका गुण पढ़ रहे हो आप, एल्किल हैलाइड का पढ़ रहे हो। मतलब हमें R और X तो चाहिए ही चाहिए, ये एल्किल हैलाइड तो हमें होना ही। अब अगली चीज हमें चाहिए सोडियम, यानी एक ऐसा यौगिक चाहिए जिसमें सोडियम होगा। एल्काक्साइड मतलब एल्केन के अंदर ऑक्साइड, एल्काक्साइड संधि विच्छेद करके बोलेंगे, मतलब एल्केन और ऑक्साइड। तो ऐसे यौगिक की बात कर रहा है जिसमें सोडियम हो, जिसमें एल्किल मूलक हो और जिसमें ऑक्साइड हो। तो एल्किल मूलक के लिए मैंने R लिख लिया, ऑक्साइड है तो O और सोडियम है तो Na, ये मैंने लिख लिया। अब यहां पर 2 R हैं,
यदि हम R की स्थिति में लिख रहे हैं तो हमें दोनों में अंतर पता चले तो हम क्या करें, एक R पे डैश भी लगा सकते हैं। इन दोनों की क्रियाएं जब कराएंगे तो क्या स्थिति होगी, ये X और ये Na, ये पॉजिटिव चार्ज में आता है, ये नेगेटिव में, दोनों NaCl, बाकी का पूरा इकट्ठा हो जाएगा, यानी ROR, एक R पे डैश था तो डैश, और फिर साथ में बन जाएगा NaX। ये जो चीज बन गई, अब आप ध्यान दें क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा O आ रहा है, O मतलब ये ईथर होता है, तो ये ईथर आपका यहां पर बन गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी आपको अभिक्रिया, लिख के प्रैक्टिस करोगे और समझ में आएंगी। तो अब इसकी वास्तविक अभिक्रिया को यदि मैं लिखूं तो R की जगह मैंने CH3 ले लिया, X की जगह मैंने Br ले लिया, प्लस R की जगह CH3 ले लिया। अब मैं CH3 ना लेकर C2H5 भी ले सकता हूं, C3H7 भी ले सकता हूं, O ले लिया, साथ में ये Na ले लिया। अब यहां पर लिखता हूं तो CH3O CH3 प्लस सोडियम तो रहेगा ही, और मेरा X क्या था, Br था, तो NaBr। यानी अब ये जो चीज बन गई, ये तो था मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, ये था, इसका नाम था सोडियम एल्काक्साइड, तो सोडियम तो बोलना है। अब एल्काक्साइड, अब एल्किल मूलक यहां पर है, कौन सा है, मेथिल, तो अब इसको एल्काक्साइड की जगह मेथाक्साइड कह देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथाक्साइड। और ये जो बना है वो ईथर बना है, लेकिन ईथर में कौन है, दो मेथिल हैं, तो हम इसको कह देंगे, दो हैं तो डाई, और मेथिल हैं तो मेथिल, और ईथर, इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। तो उम्मीद करता हूं ये दो अभिक्रियाएं आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगली अभिक्रिया की ओर। अगली अभिक्रियाओं में हम साइनाइड के साथ रिएक्शन को देख रहे हैं। दो साइनाइड के साथ रिएक्शन होंगी, मैं दोनों की एक साथ बता रहा हूं तो आपको साथ में याद रहेगी। पहली हम लेंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया, और दूसरी लेंगे हम सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया। दोनों को ध्यान से देखना, किसकी क्रियाएं हैं, एल्किल हैलाइड की हैं, तो RX तो चाहिए ही चाहिए हमको, RX। एक जगह किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ मतलब KCN, और एक जगह किसके साथ, सिल्वर साइनाइड मतलब AgCN, इनके साथ रिएक्शंस को करवाना है, तब क्या होगा। तो जनरली सामान्य सी अभिक्रियाएं आप देखो, इनमें कुछ नहीं करना है हमको, जो इनके प्लस माइनस वाले मूलक है ना, उनको एक्सचेंज भर कर देना है, बदल देना है, बस इतना आप ध्यान रखना। तो अब हम पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया होगी तब एल्किल साइनाइड बनेगा, और यदि सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया होगी तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, ये याद रखने वाली बात। तो यहां पर क्या हुआ, ये X इस K के साथ चला जाएगा, CN इसमें फिक्स हो जाएगा, तो RCN, ये एल्किल साइनाइड बन गया। CN क्रियात्मक समूह होता है किसका, साइनाइड का, तो ये RCN प्लस, अब यहां पर क्या बचा है, पोटेशियम बचा है तो K, और X बचा है तो X। अब X जो भी होगा, ClBrI जो भी होगा वो वहां पर लग जाएगा, इसके साथ भी सेम पोजीशन होना है, लेकिन यहां पर जो CN है वो पलट के लगेगा, और जब पलट के लगेगा तो NC हो जाएगा, और NC मतलब होता है क्रियात्मक समूह किसका, आइसोसाइनाइड का। इसलिए अब जो बनने वाला पदार्थ है वो आइसोसाइनाइड कहलाएगा, और साथ में Ag सिल्वर और ये X। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो गई, इनको ध्यान रखना, एक में साइनाइड बनेगा, एक में आइसोसाइनाइड, सिल्वर के साथ आइसोसाइनाइड और पोटेशियम के साथ साइनाइड। अब आप चाहें तो R की जगह कोई वास्तविक मान भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूं, और X की जगह ये R और X को हटा दे रहा हूं जहां जहां लगे हैं, और उनकी जगह R और X का वास्तविक मान में रख लेता हूं। यहां पर मान लीजिए मैंने R की जगह CH3 ले लिया और X की जगह Cl ले लिया, यहाँ पर R की जगह मैंने C2H5 ले लिया, X की जगह Br ले लिया। आगे जाऊंगा तो यहाँ पर जो बनने वाला पदार्थ है, तो R मेरा CH3 था और X मेरा Cl था, तो यहाँ Cl, यहाँ पर मेरा R C2H5 था, तो ये C2H5 हो जाएगा, और Ag और X ये क्या था, Br, तो ये Br हो जाएगा। ये वास्तविक अभिक्रिया हो गई। अब इसके अंदर क्या हुआ, मेथिल क्लोराइड लिया, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया हुई, ये मेथिल साइनाइड बना है, CH3CN मेथिल साइनाइड। यहाँ पर मैंने एथिल ब्रोमाइड लिया है, अब एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया हुई है, तो एथिल आइसोसाइनाइड बना है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब अगली रिएक्शन हम देख रहे हैं वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ। वसा अम्ल मतलब कहते हैं किनको, वो यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह COOH होता है। तो COOH ये क्रियात्मक समूह होगा तो जो चीज बनेगी वो वसा अम्ल होगी। तो COOH अकेला तो होगा नहीं, किसके साथ होगा, किसी न किसी एल्किल मूलक के साथ होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होंगे या वसज अम्ल जो होंगे उनका सूत्र हो जाएगा RCOOH। इनकी क्रिया कराना है किसके साथ, वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया कराना है, वसा अम्ल की नहीं कराना है ना। तो ये वसा अम्ल हो गया, इसका सिल्वर लवण चाहिए तो इस H को हटा लूं, H को हटा दिया तो एक संयोजकता खाली हो जाएगी और उसकी जगह सिल्वर जोड़ दूं, प्लस इसकी क्रिया कराऊं किससे, एल्किल हैलाइड का गुण पढ़ रहे हैं तो एल्किल हैलाइड के साथ मतलब RX के साथ क्रिया को करवाना है। तो अब आप देखें क्या होगा, यहां पर बनता है एस्टर। एस्टर क्या होता है, यदि इतने ग्रुप के अंदर एक एल्किल मूलक और लगा हो, ये जो ग्रुप हो गया इसके अंदर क्या लग जाए,
एक एल्किल मूलक और लग जाए तो ऐसी स्थिति में ये कहलाता है एस्टर। ये याद रखना है अब आपको, ठीक है। ये बन जाएगा, बचा क्या, Ag और X, तो AgX यहां से ये बन जाएगा। एस्टर को याद रखना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, अगले पाठों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका करना होगा। तो अब मैं एक वास्तविक अभिक्रिया करके दिखा दूंगा आपको इससे। तो R की जगह मैंने ले लिया CH3 COO और ये Ag प्लस R की जगह अब की बार दूसरा ले लिया C2H5 ले लिया और X की जगह मैंने ले लिया Cl। जो बनने वाली चीज है वो क्या बनेगी, सब कुछ सेम का सेम उठा के रखते चलना है, नाम अभी देख लेंगे। CH3 COO तो रहेगा ही रहेगा और एक दूसरा एल्किल मूलक जो C2H5 था ये आ गया प्लस Ag और ये Cl ये बन गया। नाम क्या होंगे अब देखते हैं। यहां पर ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि इसमें H लगा होता, Ag हटा के H लगा होता तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता। वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता उस समय इसका नाम होता एसिटिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका, एसिटिक अम्ल। यदि H लगा होता तब। तो एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं, एसिटम से व्युत्पन्न हुआ है, जब इनको पढ़ेंगे विस्तार से समझेंगे। तो मैंने कहा था जैसे ही आप H हटाते हो, उसका पिछले वीडियो में चर्चा की है, जैसे ही आप H हटाओगे तो एक अम्ल शब्द हट जाता है। तो मैंने H हटाया तो एक अम्ल शब्द यहां से हटा दिया और एट प्रत्यय लग जाता है, तो ये एट मैंने लगा दिया तो ये हो गया एसीटेट। अब इतना मूलक कहलाएगा एसीटेट, इसमें कौन जुड़ गया, सिल्वर, तो इसका नाम हो गया सिल्वर एसीटेट। आगे रिएक्शन हुई, अब वही बात यहां पर, इतने मूलक का नाम क्या था, सिल्वर, सिल्वर नहीं एसीटेट। इतने मूलक का नाम क्या है, एसीटेट। एसीटेट में कौन लगा है, एथिल, तो यहां इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, ठीक है। तो ये हो गई बस अम्लों के साथ क्रिया। अब उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी। शुरुआत में सुनने में कम समझ में आएंगी, वीडियो को रिवाइंड कर करके 2 बार 3 बार सुन लेना, वो प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब अगली महत्वपूर्ण क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं जो है अमोनिया के साथ क्रिया। इसको अच्छे से देख लेना, एक ही बात तीन प्रकार से होगी, ठीक है। देखिए अब हमने यहां पर अमोनिया के साथ क्रिया करवा रहे हैं, तो जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो जो एल्किल हैलाइड है उसे और अमोनिया को, इन दोनों को एक बंद नली में इस मिश्रण को ले लेते हैं। अनगिनत अणु वहां पर डाले जाते हैं, तो ये अभिक्रिया 2-3 स्टेप में हो जाती है। तो 2-3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले मैंने एल्किल, अब मैं यहां वास्तविक अभिक्रिया ही मैंने लिखी है, आर वाली नहीं लिखी है, ताकि आपको समझ में आसानी से आए और आप इसका आर वाला वर्जन भी लिख सकते हो। तो होगा क्या, ये एथिल आयोडाइड हो गया और ये अमोनिया है। देखने में अटपटा सा लग रहा होगा, इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अमोनिया होता है NH3, यहां पर लिखा है HNH2, तो यदि आप इस H2 में इसको भी प्लस कर लोगे तो NH3 यहां पे हो जाएगा, आपको समझाने के लिए लिखा है। तो होता क्या है, ये जो H है ये और ये I, ये दोनों मिलकर बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। बाकी का मूलक हो जाता है इकट्ठा। बाकी का मूलक जब इकट्ठा हो गया तो क्या हुआ, C2H5 और NH2। NH2 जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है एमीन के लिए, तो NH2 वाली जो है वो एमीन कहलाती है। लेकिन कौन सी एमीन होती है, प्राथमिक एमीन होती है ये। यदि इसमें से एक H और विस्थापित कर दिया जाए तो एक संयोजकता और बच जाएगी, ये NH होगा, ये द्वितीयक एमीन होगी। एक H और हटा दूं, अकेला N बचेगा, ये वाली स्थिति तृतीयक एमीन वाली होगी। इस बात को इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि आगे तीनों काम को करना है। अब यहां पर बन गया एमीन, नाम हो जाएगा, ये इस एल्किल मूलक का नाम है एथिल, तो एथिल, और ये एमीन है तो एथिल एमीन इसका नाम हो गया। अब दूसरी बार ये जो एथिल एमीन बना ये, और उस अभिक्रिया जो हो रही थी वहां पर जो उपस्थित था कौन, C2H5I जो उपस्थित था, एल्किल हैलाइड आपने डाला हुआ, ये पुनः इसके साथ क्रिया करता है दूसरी बार। अब ये क्या करेगा, ये जो I है यहाँ के एक H को और विस्थापित कर देगी, तो अब यहाँ पर बचा NH अकेला, वो HI निकल जाएगा, और ये जो एल्किल मूलक है जो H की जगह खाली हुई है यहाँ पे आकर ये जुड़ जाएगा। तो अब की बार आप देखें 2 एल्किल मूलक यहाँ पर हो गए, यानी ये कौन सी वाली स्थिति आ गई, द्वितीयक एमीन वाली आ गई। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 है तो डाई इस्तेमाल करेंगे, और एथिल है तो एथिल, और साथ में लिखेंगे एमीन। तो ये 2 बार विस्थापन हो गया। अब एक बार और होगा, ये जो बना है C2H5NH ये बन गया, प्लस अब पुनः इसके साथ क्रिया करेगा C2H5I, अब एक H और है, ये और विस्थापित हो जाएगा, और अब की बार स्थिति क्या होगी, C2H5 ये तो होगा तीनों, और ये तीनों N के साथ, मतलब ये भी एमीन है, प्लस HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये बन गया तृतीयक एमीन, 3 हो गए, नाम हो जाएगा 1 2 3, तो ट्राई एथिल एमीन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, काफी इजी है, तो एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक अब हमने नाभिक स्तरीय प्रतिस्थापन को कई सारे उदाहरणों से समझ लिया। अब हम अगली जो अभिक्रियाओं का प्रकार है वो धातुओं के साथ वो क्रियाएं करते हैं। तो धातुओं के साथ जब भी कोई एल्किल हैलाइड क्रिया करेगा तो कार्ब धात्विक यौगिक बनेगा। जो बनने वाली चीज है उसको क्या कहेंगे? कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब मतलब कार्बनिक वाला कोई पोर्शन आ गया, वो धात्विक मतलब धातु वाला आ गया, तो जो चीज बनेगी वो कहलाएगी कार्ब धात्विक यौगिक। और आप अध्याय 10 में आपके कार्ब धात्विक यौगिकों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली अभिक्रिया है वो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। Mg मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के साथ जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी इसे देखते हैं। तो किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? एल्किल हैलाइड मतलब R और X प्लस मैग्नीशियम यानी Mg। अब आपको पता है मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2। तो मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया होगी तो यहां पर एक योगात्मक यौगिक बनता है और ये सब कुछ योगात्मक मतलब सब कुछ आपस में जुड़ जाए। तो कैसे जुड़ेगा? मैग्नीशियम, इसकी संयोजकता होती है 2 की संयोजकता मैंने दोनों तरफ खोल दी। अब एक तरफ इसमें जुड़ जाएगा R क्योंकि R की 1 होती है, एक तरफ जुड़ जाएगा X क्योंकि X की भी 1 संयोजकता होती है। तो ये जो यौगिक बन गया है, हमेशा याद रखना इस यौगिक का नाम होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कई जगह ये नाम आपको मिलेगा आएगा, तो आप अच्छे से याद रखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। ऐसे यौगिक जो जिनका कंपोजिशन, जिनका संगठन RMgX होता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक वास्तविक अभिक्रिया और करके देख लें। X की जगह, R की जगह मैंने CH3 ले लिया, X की जगह मैंने Cl ले लिया, मैग्नीशियम की जगह मैं Mg ले लूंगा। क्रिया को आगे कराता हूं तो R क्या लिया था मैंने? CH3, तो CH3 होगा, Mg रहेगा ही रहेगा और X मतलब Cl है। तो अभी भी ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, लेकिन अब इसका एक वास्तविक नाम भी होगा। नाम क्या हो जाएगा? इनको बोलें, इसको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। तो एल्किल कौन सा है? मैथिल, तो मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मैग्नीशियम के साथ क्रिया। अब दो अगली जो अभिक्रियाएं हम देख रहे हैं वो अभिक्रियाएं आपको नेम रिएक्शंस के अंतर्गत भी पढ़नी होती हैं। वास्तव में वो हैं क्या? वो दोनों धातुओं के साथ क्रिया है लेकिन नाम अभिक्रियाओं के रूप में भी आती हैं। पहली जो अभिक्रिया है उससे कहते हैं बुटर्ज अभिक्रिया, कहीं कहीं इसे बुट्स अभिक्रिया भी कह देते हैं। बुट्स या बुटर्ज, जिस भी नाम से आप उच्चारित करें, आप कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस अभिक्रिया में होता क्या है। मोस्ट आईएमपी अभिक्रिया है एग्जाम की दृष्टि से। और एक इसी के साथ एक सेम की सेम अभिक्रिया और होती है, जरा सा अंतर आता है। उस अभिक्रिया का नाम होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ समझाऊंगा, तुलनात्मक रूप में आप दोनों को देख लोगे तो आगे गलती नहीं होगी, दोनों को अलग अलग लिख पाओगे। तो बुटर्स अभिक्रिया जो होती है, वास्तव में यह अभिक्रिया सोडियम के साथ होने वाली अभिक्रिया है। किसकी? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब आप सोडियम के साथ कर देते हो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और इसमें सम संख्या वाले एल्केन बनते हैं। सम संख्या वाले, याद रखने वाली बात है। अभी अपन बनाएंगे, आप देखना केवल सम वाले ही बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? एल्किल हैलाइड ले लूं, RX प्लस सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम मतलब Na। अब सम संख्या वाले एल्केन बनना है। एल्केन बनाने का यहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि बनेंगे कहां से। तो एक दूसरे रास्ते पर विचार कर लेंगे। ये जो R एल्किल मूलक है, यदि दो एल्किल मूलक आपस में जुड़ जाते हैं ना तो एल्केन बनता है। ध्यान रखना इस बात को। दो एल्किल मूलक जैसे CH3 दोनों को जोड़ दोगे आप C2H6 हो जाएगा, तो ये एल्किल मूलक बन जाएगा। आप सूत्र से उसको टैली कर लेना। तो यहां पर मैं क्या करूं, एक एल्किल मूलक और ले लूं। ये मैंने X लिया और ये R, ये भी एल्किल मूलक है, इस तरफ पलट के लिख दिया। यहां से ये दोनों आपस में ये यौगिक बना लेंगे, R दोनों होगा इकट्ठे, प्लस जो बचा क्या है वो क्या है, Na सोडियम, और X है हमारे पास 2, तो X2 नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि X की संयोजकता भी 1 है और सोडियम की भी 1 है, तो हमें इसके आगे 2 लगाने पड़ेंगे। तो X2 हो गया और यहां पर ये 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो गया समीकरण। बैलेंस करना आप जानते होंगे, नहीं जानते हो मेरा एक वीडियो डला हुआ है, लास्ट में लिंक उसकी मिल जाएगी। क्लास 10th में मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाया, 10th के लिए है वो, लेकिन आप चाहें तो आप भी उसे देख सकते हैं, बैलेंस करना समझ सकते हैं। तो अब R वास्तविक रूप में लेता हूं यहां पर। तो ये मैंने CH3 लिया, X की जगह Cl लिया, प्लस 2 Na प्लस फिर से यही सेम लेना होगा मुझे, CH3 Cl। अब आगे चलते हैं, तो ये CH3 दोनों कर देता हूं इकट्ठे, CH3 या इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूंगा तो C2H6 हो गए, प्लस जो बचा है मेरे पास वो क्या बचा है, Na है और साथ में Cl है, और ये कितने हैं, 2 हैं। तो ये बन गया।
ठीक है, तो ये अब आप जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इस सूत्र से आप इसे चेक कर लो ये एल्केन है कि नहीं। वो 2 कार्बन वाली है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, प्रत्यय एन लगाएंगे, नाम हो जाएगा एथेन। ठीक है, तो यहां पर जो हुआ कार्बन कितने, 2, 2 दूनी 4 और 2 6, बन गई एल्केन। अब यहां पर जब भी बनेंगे आपको दोनों एल्किल मूलक एक जैसे ही लेने पड़ेंगे, और जब आप एक जैसे एल्किल मूलक लेंगे तो जो बनेंगे वो सम संख्या वाले बनेंगे, विषम वाले बन ही नहीं सकते। कैसे नहीं बनेंगे, एक बार ट्राई कर लें। मैंने 1 कार्बन वाला लिया है, तो 1 कार्बन तो बने कितने वाले, 2 वाले। अब मैं यदि यहां पर क्या करूं, इसको बदलूंगा तो 2 कार्बन वाला ले लूंगा, तो 2 इसके और 2 इसके, तो अब की बार बनने वाला कौन सा हो जाएगा, 4 कार्बन वाला। यदि मैंने 3 वाले ले लिए तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 कार्बन वाला। ठीक है, समझ गए होंगे, मतलब विषम बनने की संभावना नहीं है। अब अगली अभिक्रिया जिसकी मैंने अभी आपको नाम बताया था वो है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में भी सेम यही स्थिति होगी, बस तुलनात्मक रूप से याद रखना अंतर कहां आ रहा है। इसमें भी एल्केन बनेंगे, लेकिन आपको सोडियम को चेंज करना है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में आप सोडियम की जगह क्या ले लेंगे, जिंक आपको ले लेना है। अब सोडियम की जगह क्या लेना है, जिंक। तब भी सेम की सेम रिएक्शन होगी और वहां पर एल्केन बनेंगे, लेकिन ये स्थिति बदल जाएगी जो आखिरी में है। आपको सोडियम को डबल करना पड़ा था क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती थी, लेकिन आपको जिंक को डबल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जिंक की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां हेलोजन की 1 है, तो सीधा यहां पर X2 करके लिख देंगे। वास्तविक अभिक्रिया को देख लें, R की जगह मैंने CH3 लिया, X की जगह Br लिया, प्लस जिंक ले लूंगा, फिर सेम का सेम एक और मुझे इसके अणु को लेना है, तो CH3Br। आप 2 नई बार लिखना चाहते तो आप क्या करें, इसके आगे 2 लगा के भी लिख सकते हैं। फिर यहां पर CH3 ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, साथ में ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड ये बन जाएगा। समझ गए होंगे, काफी इजी है। तो दोनों अभिक्रियाओं को अच्छे से याद रखना, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और बुटर्स अभिक्रिया दोनों मोस्ट IMP हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी अभिक्रियाओं को अच्छे से आप समझे होंगे, अच्छे से आप जान गए होंगे, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार उनको लिख के देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तीसरी जो अभिक्रिया है वो है विलोपन अभिक्रिया। तो इसकी कोई ज्यादा डिटेल तो नहीं है, अभी अपन केवल इतना समझ लें कि जब किसी एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं, एक अणु होगा उससे 2 परमाणु निकल गए वहां से, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी ये विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। केवल डेफिनेशन बन याद रखना। फिर अगली चीज है बहु हैलोजन यौगिक, जो इस पार्ट का अगला हिस्सा है। बहु मतलब बहुत सारे, हैलोजन मतलब हैलोजन वाले, और यौगिक। तो बहु हैलोजन यौगिक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, तो आपको डाई हैलोजन यौगिक, ट्राई हैलोजन यौगिक और टेट्रा हैलोजन यौगिक के बारे में बुक में दिया हुआ होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में उनके बारे में भी डिटेल में समझाया हुआ है, आप वीडियो को जाके जरूर देख लेना ताकि आपको उन हैलोजन्स के बारे में जानकारी मिल जाए। तो उसके में आप पढ़ेंगे क्या क्या वो देख लें। जैसे डाई हैलोजन यौगिक आप पढ़ रहे हो तो आप डाइक्लोरोएथेन को पढ़ोगे, उसमें ट्राई हैलोजन यौगिक पढ़ रहे हो तो ट्राइक्लोरोमेथेन को पढ़ोगे, और टेट्रा हैलोजन यौगिक पढ़ रहे हो तो टेट्राक्लोरोमेथेन को पढ़ोगे। इसमें जो ट्राई हैलोजन यौगिक है वो जो ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे कहते हो उसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म IMP चीज है, इसके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें क्लोरोफॉर्म क्या है, उसको बनाने की विधि, उसके गुण उपयोग पे डिटेल में आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ये आप तक पहुंच रहा होगा, आपको लाभ इसका मिल रहा होगा। और यदि आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप उसे लाइक तो किया करें ताकि मेरे तक वो मैसेज आए कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो सार्थक है, और आगे मुझे क्या सुधार करने चाहिए ये भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं ताकि मैं और बेहतर कुछ कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जहां इससे आगे की बात संभवतः क्लोरोफॉर्म पे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, इसको मत भूलना क्योंकि ये परंपरा है YouTube की। बहुत बहुत धन्यवाद।